शुरू करें अंताक्षरी लेके फिजिक्स का नाम। तो अब एक बार सिलेबस लिख लेते हैं। हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं टोटल। फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकंड का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तीसरे का नाम है मोशन इन अ प्लेन। फोर्थ का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिफ्थ का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। सिक्स का नाम है रोटेशनल मोशन। सेवंथ इज अबाउट ग्रेविटेशन। एट्थ का नाम है सॉलिड्स, या पूरा नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। नाइन्थ का पूरा नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। टेंथ का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पूरा नहीं लिख पाएंगे, जगह कम है। 11th इज अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। 12th इज अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। 13 is about oscillatory motion and 14 is about waves। अब एक बार हम लोगों ने यहाँ पे 11 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए है ना, ऐसा ही है ना। और रिवीजन में हमने थर्ड चैप्टर तक रिवीजन कर ली, जो बच्चों की रहेगी वो उनकी भी हो जाएगी। अभी हम आज 11 चैप्टर के बाद 12 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक बहुत छोटा सा चैप्टर है फिजिक्स में ये। इसमें असल में फर्क क्या है थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में? ये दोनों मिलकर गैस के बारे में ही बताते हैं। जो दोनों की स्टडी है गैस की, अपना काइनेटिक थ्योरी और ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, अलग अलग तरीके हैं ये गैस को पढ़ने के लिए, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं गैस की दो बार हम स्टडी करते हैं। एक बार हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के रूल लेके चलते हैं, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड लो, और एक बार हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को लेके चलते हैं। दोनों में फर्क क्या है? तो जब हम गैसेस की मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं ना, मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? गैस की वो चीजें जो हम लोग इजिली नाप सकते हैं, जैसे गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये बहुत आराम से हम मेजर कर सकते हैं। तुम सबने साइकिल या बाइक में हवा भरवाई होगी, तुमने प्रेशर पक्का चेक किया होगा उसमें कभी ना कभी, तो वो मेजरेबल है। वॉल्यूम को हम नाप सकते हैं, थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर को नाप सकते हैं। इन सब चीजों को हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इनके जो भी रूल हैं वो सब थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। ओके। और जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है ना गैस के बारे में, जैसे गैस का साइज, गैस के मॉलिक्यूल का मास, गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, ये सब हम डायरेक्ट तरीकों से नहीं नाप सकते कभी भी, लेकिन कोई भी डिवाइस नहीं है इनको नापने के लिए। तो इन सब के लिए हम सारा थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं, सारा किताबी काम करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंटल काम नहीं है। तो इन को पढ़ने के लिए हम जो थ्योरी पढ़ते हैं, जो भी हम स्टार्ट करेंगे, उसका नाम काइनेटिक थ्योरी है गैस का। और आखिर में हम ये देखेंगे जो हम काइनेटिक थ्योरी से रिजल्ट लेके आते हैं और थर्मोडायनेमिक्स रिजल्ट लेके आते हैं, वो रिजल्ट एक पे ही पूछते हैं, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। चलो, जो हमें बातें बताई गई गैस के बारे में वो सब सही है, ये इसका प्रूफ भी है। मतलब अगर किसी बच्चे को यहाँ तक पहुंचना हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तक, तो वो थर्मोडायनेमिक्स से भी पहुंच सकता है और वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी आराम से पहुंच सकता है। हम इसको करेंगे भी, इससे हम ऑब्टेन भी करेंगे। अभी फिलहाल हम थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अभी इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और हमारा मालूम है क्या मतलब होता है इसका, पोस्टुलेट का? पोस्टुलेट्स का मतलब होता है मानी हुई बातें।
कि गैस कैसा बिहेव करती है उसके बारे में हमने कुछ बातें मान रखी है। सही है या नहीं है वो हम नहीं जानते, सही है तो वो लो बन जाता है, और अभी तक हम प्रूफ नहीं कर पाए तो थ्योरी ही रहती है ना। तो पहला पोस्टुलेट क्या है इसका, पहला पोस्टुलेट, और इसमें कुछ कमियां भी मिलेंगी तुम्हें, साथ साथ देखना। जब ये थ्योरी बनाई गई थी तो बाद में इसमें कुछ कमियां भी सामने आई थी, वो तुम्हें हर पॉइंट में हम कुछ ना कुछ कमी बताते रहेंगे। पहली सबसे बड़ा पहला पॉइंट क्या है, अ सैंपल ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब हम एक गैस की बात करेंगे ना, कोई भी गैस हम लोगों ने समझी, जैसे मान लो हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं ना, तो हमने ऑक्सीजन गैस को लिया तो उसमें बहुत सारे, मतलब ये कहा गया कि जब हम गैस लेंगे ऑक्सीजन की, उस सिलेंडर में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उसे बोलते हैं क्या पार्टिकल्स को, उन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन मास, शेप, साइज एंड ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जब जितने भी पार्टिकल्स हम लोग गैस के देखते हैं वो सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है। जब हम एक सिलेंडर में गैस लेंगे ऑक्सीजन, या कोई भी और ले सकते हो, CO2, नाइट्रोजन, अमोनिया, कोई भी गैस ले सकते हो, जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स होंगे सबके सब आइडेंटिकल होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। पर इस पॉइंट में दिक्कत तब आई जब एक कॉन्सेप्ट आया आइसोटोप का। आइसोटोप्स वो होते हैं जिसमें एक ही सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल का मास अलग अलग होता है। जैसे हम क्लोरीन का अगर सैंपल लेते हैं ना, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स का मास 34.98 AMU होता है और कुछ पार्टिकल्स का मास 36.98 AMU होता है। मतलब मास इक्वल ही नहीं है पार्टिकल्स का। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सभी पार्टिकल्स का मास इक्वल होगा, तो थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ आ गई। सेकंड पार्ट लिख रखा है कि जितने भी पार्टिकल्स गैस में होते हैं वो कभी भी रुकते नहीं है। द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस आर ऑलवेज इन मोशन, इसलिए इसका नाम काइनेटिक थ्योरी है। मोशन को हम काइनेटिक ही बोलते हैं। ये मोशन, उनकी जो वेलोसिटी होगी वेरी करती है। नवीन बैठ जा बेटे, कल पेपर हो गया था पूरा, एक और कर ले फिर। मेरी फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। मतलब उनकी जो वेलोसिटी होगी किसी पार्टिकल की कम होगी और किसी पार्टिकल की ज्यादा होगी। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है, जितनी गैस गर्म होती जाएगी उतनी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ये बात हम अभी आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तीसरा, और ये भी लिखना, एक बात और लिख देता हूँ, देयर वेलोसिटी है रैंडम डायरेक्शन। उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रैंडम डायरेक्शन होती है। कोई पार्टिकल कहीं भागता है और कोई पार्टिकल कहीं और भाग जाता है। ठीक है, अच्छा, जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ चलेंगे आसपास तो एक दूसरे को टक्कर भी तो मारेंगे, कोलिजन भी तो करेंगे ना। तो टक्कर मारते रहते हैं एक दूसरे को वो पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल कुछ भी बोल दो, ऑफ ए गैस कीप कोलाइडिंग, टकरे मारते रहते हैं, एक दूसरे को भी मारते रहते हैं। और साथ साथ किसको मारेंगे, उस कंटेनर की वॉल को मारेंगे जिसमें उसको रखा गया है, एज वेल एज दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। आ रहा है पुनीत समझ में? कंटेनर में मोस्टली हम सिलेंडर लेके चलते हैं ना, तो जिस सिलेंडर में हमने गैस को रखा हुआ था उसको भी टकरे मारते रहते हैं पार्टिकल्स। और टकरे मारेंगे तो क्या होगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, है ना, प्रेशर क्रिएट करेंगे या फोर्स एक्सर्ट करेंगे। दीज मॉलिक्यूल्स या दीज कोलिजन्स क्रिएट प्रेशर इन कंटेनर। तो एक बात ये भी आती है कि अगर कोई तुमसे पूछेगी हमने एक गुब्बारे में गैस भरी तो उसमें प्रेशर आ गया ना, तो किस वजह से आया,
तो उसका हम एक शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं कि कोलिजन की वजह से आया, है ना। एक और बात कोलिजन के बारे में लिखते हैं, और वो ये है कि जिनके कोलिजन होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। कोलिजन ऑफ ए गैस मोलिक्यूल या कोलिजन ऑफ गैस मोलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक, गुरु? बता। आप एनर्जी का लॉस नहीं होता कोलिजन के अंदर। ठीक है, अगला एक पॉइंट और है जो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है कि पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यूरिंग कोलिजन्स या बिटवीन पार्टिकल्स। हालांकि थोड़ी सी इसमें झूठ है, हम ये मान के चलते हैं कि सॉलिड में मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के अंदर, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिक्विड में थोड़ी सी कम होती है, गैस में लगभग ना होती है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि होती ही नहीं, पर एक्चुअल में थोड़ी सी तो अट्रैक्शन होती ही होगी पार्टिकल्स के बीच में। कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता ही होगा। अच्छा, अगली बात इसमें जो लिखनी है अपने को, वो प्रेशर हो गया, कोलिजन का फोर्स हो गया। एक लिखनी है अपने को इसमें टाइम के बारे में लिख लेते हैं एक बात, कि जो टक्कर मारने का टाइम होता है ना पार्टिकल्स का, वो बहुत कम होता है। या उससे भी पहले एक चीज और लिख लेते हैं कि जब गैस पार्टिकल चलते हैं ना, वो ऐसे चलते हैं रैंडम। जैसे मान लो एक गैस कंटेनर है, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनमें से एक को हम चलता हुआ मान के चलते हैं कि ये पार्टिकल मूव हो रहा है। आगे गया दूसरा पार्टिकल, यहाँ पे मिला, उसको कोलिजन हुई, तो पहला पार्टिकल यहाँ मुड़ गया, फिर यहाँ मुड़ गया, फिर यहाँ मुड़ गया, फिर यहाँ मुड़ गया। ऐसे वो रैंडम मूव कर सकता है कोई भी पार्टिकल। दो कोलिजन के बीच में वो पार्टिकल सीधा ही चलेगा। दिस इज द गैप बिटवीन टू कोलिजन्स। तो इसमें हम एक बात जोड़ देते हैं कि द पाथ ऑफ ए गैस पार्टिकल ड्यूरिंग टू कोलिजन्स, एक टक्कर यहां लगी थी, एक टक्कर यहां लगी थी, उनके बीच का पाथ है, डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं फ्री पाथ। फ्री पाथ का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में पार्टिकल के ऊपर और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द फोर्सेस। उसको किसी को भारी नहीं चुकानी, पार्टिकल को फ्री है वो हर चीज से, कोई फोर्स नहीं कर रहा काम। अच्छा, एंड दिस मोशन इज नोन एज, इस मोशन का नाम भी होता है, जो जिगजैग पाथ चल रहा है ना, इस मोशन का नाम भी होता है। कोई बताएगा पारे में से क्या नाम होता है? पहली बार पढ़ रहे हो, इसको बोलते हैं ब्राउनिन मोशन। नाम याद रह जाएगा मीनाक्षी, सिमरन? नाम याद रह जाएगा? क्या नाम है? ब्राउनिन मोशन। अब क्या सभी डिस्टेंस इक्वल होंगे क्या? पार्टिकल हर एक फिक्स डिस्टेंस के बाद टक्कर मारेगा क्या? तुम भीड़ में चल रहे हो, टक्कर हमेशा बराबर डिस्टेंस पे लगेंगी क्या? कोई जल्दी लग जाएगी, कोई लेट लग जाएगी, है ना। तो सभी डिस्टेंस इक्वल नहीं होते, इनका हम एवरेज निकालते हैं, और उस एवरेज को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, चैप्टर के लास्ट में आएगा। द एवरेज ऑफ ऑल फ्री पाथ्स इज कॉल्ड ए मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मतलब सभी फ्री पाथ का एक मीन निकाल दिया, उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। बड़ी जबरदस्त चीज है, हालांकि समझ मुझे भी आज तक नहीं आई। एक वॉल्यूम की बात और कर लेते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने क्वेश्चन किया था वॉल्यूम के बारे में, कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस is negligible as compared to volume occupied by gas। मतलब जैसे हम लोगों ने गैस का सिलेंडर ले लिया है ना, उसमें हम मान के चलते हैं कि सिलेंडर असल में 10 लीटर का सिलेंडर है, उसमें 10 लीटर गैस है, पर एक्चुअल में वो गैस इतनी सी ही है, वो फैली पूरे कमरे में हुई है।
जैसे अगर हम एक अगरबत्ती जला दे कमरे में तो इतनी सी धुआं होता है उसका, पूरे कमरे में फैल जाता है, पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेता है ना। तो इस कमरे में जो गैस है ना वो इतनी सी गैस है पर फैली पूरे कमरे में हुई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि गैस पार्टिकल के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। देयर इज लार्ज गैप बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, वॉल्यूम के बारे में लिखेंगे कि हम इस गैस को दबा सकते हैं ना, वी कैन कंप्रेस ए गैस। उसके वॉल्यूम को कम करके कितना कर सकते हैं? उसकी वॉल्यूम को वैसे लिख रखा है, किसी बुक में लिख रखा है जीरो भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पे जीरो नहीं लिखेंगे, है ना, इन्हें लिखेंगे, उसको हम दबा सकते हैं। लास्ट पॉइंट लिखवा के मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। और ये ध्यान रखना, किसी भी बुक में तुम्हें हमेशा 12 पॉइंट नहीं मिलेंगे, कहीं पे 2-3 बातों को इकट्ठा करके एक पॉइंट बना दिया होगा। तुम्हें कहीं 6 पॉइंट मिलेंगे, कहीं 8 मिलेंगे, कहीं 10 मिलेंगे, कहीं 12 मिलेंगे। मैंने थोड़ा सा ज्यादा खोल के बता दिया बातों को, तो 12 पॉइंट बन गए। और 12वां पॉइंट है कि टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is negligible as compared to time of free path। कि जब पार्टिकल्स यहां से यहां जाएंगे ना तो काफी टाइम लगेगा, और जो टक्कर मारने का टाइम होगा, कोलिजन का टाइम होगा, वो काफी कम होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ लगाने में उनको मान लो 1 सेकंड लगा, तो टक्कर मारने में 0.1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, मतलब बहुत कम टाइम में टक्कर लगा लेते हैं वो। दे डू नॉट रिमेन इन कॉन्टेक्ट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, है ना। तो कुछ पोस्टुलेट्स थे इसके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, इनको भी पढ़ो और लिख के दिखाओ। फिर हम इसका एक मैथमेटिकल पार्ट करेंगे, और उसके फर्स्ट मैथमेटिकल पार्ट का नाम है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। एक गैस कितना प्रेशर लगाती है ना। फिर हम पहले प्रेशर की तरफ चलेंगे, फिर वॉल्यूम की तरफ जाएंगे, फिर टेम्परेचर की तरफ जाएंगे। मतलब हम तीनों को छोड़ेंगे नहीं, पीवीटी को, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को, और हम इस थ्योरी की हेल्प से इन सब चीजों को समझेंगे कि ये कहाँ से आई है ना। इसको पढ़ो।